हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी जो है शानदार होंगे और आप लोग का जो है पढ़ाई भी शानदार तरीके से सफ़र जो है लगातार धुआंधार तरीके से चल रहा होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अपना दोस्त समीप कुमार एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो चुका हूँ। आपका EVS 2013 का क्वेश्चन लेकर के सॉल्व पेपर कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पूरा इसका जो है गर्दा उड़ा देंगे इस क्वेश्चन पेपर का आज जो है। चलिएगा तो आप अंत तक मेरे साथ बन रहेगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन 2013 का EVS का सीटेट एग्जाम पेपर 1 के लिए हुआ था उसको ध्यान देते हुए देखते हैं और इसका जो है चटनी बनाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन रहा ये आपका स्क्रीन पर, आप लोग भी मेरे साथ पढ़िएगा, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। क्या बात है, मजा आ गया। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर, सॉरी आपके स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक को विभिन्न प्रकारों को एक खंड करके देखो में शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है ना। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकारों को एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है। यहाँ पे समझने वाली बात है, खंड करके देखो। करके देखने का मतलब क्या है, आप जो है जब कोई कार्य को स्वयं से ही करोगे तो वो क्या कहलाता है, करके देखना। तो यदि हम आंसर में नजर दौड़ाएं तो पहला बोलता है घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो कहीं ना कहीं हमारे इसमें उद्देश्य नहीं होगा कि घर में हम विद्यार्थियों को व्यस्त रखें। करके देखने का मतलब है विद्यार्थी खुद से कुछ करके सीख सके, है ना। खुद के हाथों का प्रयोग करे, उसके सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल जैसे कौशल है उनका क्या है उपयोग करके। दूसरा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव, बिल्कुल ये बहुत ही सटीक आंसर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव कर सकता है, यहाँ से उनको उपलब्ध कराना। तीसरा वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा, परिभाषाएं सिखाना हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता, है ना। व्यस्त रखना भी हमारा उद्देश्य नहीं होगा कभी भी। परीक्षा का निष्पादन करना, परीक्षा तक ही हमारा कभी भी कोई भी कार्य जो है विद्यार्थियों को सिखाने का जो कार्य है वो कभी भी परीक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपके तीन जो ऑप्शन है बिल्कुल निगेटिव जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का बी जो है, बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा शानदार तरीके से सफल में आगे बढ़ते हैं, क्या बात है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का, एक अच्छा दत्त कार्य क्या है भाई। दत्त कार्य मतलब आपका प्रोजेक्ट वर्क है, एक प्रकार से मान सकते हो असाइनमेंट कार्य जो है बच्चों को देते हो कि बच्चे जो है उनको पूर्ण कर सके। तो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो पहला बोलता है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, दोहराई तो हमारा उद्देश्य नहीं होगा भाई बिल्कुल, है ना। दोहराई का कोई लेना देना नहीं है ना। तो आप दोहराई कराओगे तो मतलब ये तो रटने की प्रवृत्ति पर जोर दिया जा रहा है, तो ये तो निगेटिव हो गया। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, हो सकता है लेकिन काफी हद तक सही नहीं दे रहा है। शिक्षार्थियों में अनुशासन, अनुशासन तक ही हमको सीमित नहीं रखना है, बच्चों को सिखाते हैं तो। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छा दत्त कार्य जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो बच्चों को ग्रुप में कार्य दिए जाते हैं बच्चों को, जैसे कि आप लोगों ने किसी विषय के बारे में, फल फ्रूट या किसी जो है सब्जी के बारे में आप लोगों ने उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कार्य दिया, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए दिया है। तो ये हमें क्या करता है, तो ये इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है दत्त कार्य देने का। तो मुख्य लक्ष्य क्या होता है, हमें अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, ताकि बच्चे जो है खुद से जो है अधिगम कर सके, सीख सके, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, शानदार तरीके से क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिएगा देखिएगा, पढ़िएगा मेरे साथ आप भी। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आप आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। तो आप जो है बच्चे को चिड़ियाघर ले गए, जू ले गए हो, या किसी चिड़ियाघर या आप किसी जू में जूलॉजी पार्क में ले गए हो या जू पार्क में ले गए हो, तो आप जो यहाँ पे बच्चों को ले गए हो तो आपका उस बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप जो है बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने के लिए आप लोगों ने प्लान किया है ना बच्चों को। तो पहला बोलता है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो भाई अभिभावकों को क्या करेंगे भाई, संतुष्ट करके, है ना। तो ऐसे भी तो निगेटिव जा रहा है। अभिभावकों को संतुष्ट करके क्या मिलेगा बताइए, अभिभावकों को थोड़ी संतुष्ट करना है, उनको थोड़ी खुश रखना है कि भैया हमारे बच्चों को ये स्कूल वाले बढ़िया टूर में ले जाते हैं साल में एक बार। ऐसा थोड़ी है कि भाई उसको खुश रखने के लिए आप जो है टूर में ले जा रहे हो, ये उद्देश्य थोड़ी होगा आपका। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, भाई आनंद और मजा उपलब्ध कराने के लिए थोड़ी ले जाएंगे भाई घुमाने चिड़ियाघर, है ना। चिड़ियाघर में आप जो है प्राकृतिक जो है जीव जंतु जो उनके विषय से संबंधित है, पर्यावरण अध्ययन में जो शामिल पशु पक्षी जानवर है उनको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा, उनके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सक्रिय अधिगम कर पाएंगे, है ना। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, एक रास्ता को बदलना मतलब नित्य शिक्षण कार्यक्रम मतलब रोज रोज जो आपका शिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, क्लास में बच्चे बोर हो रहे हैं, बैठ करके रोज के रोज वही वही पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहे हैं। तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए रोज रोज के जो कार्यक्रम चलता है, क्लास वाला जो पढ़ाई होता है, उससे दूर कहीं एक रास्ता को
प्रदान करना, ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सबसे अच्छा देखें तो सबसे अच्छा आपका विकल्प जा रहा है डी के साथ। यदि हम विकल्प डी की बात करें तो विकल्प डी क्या बोलता है देखिएगा, तो विकल्प डी बोलता है शिक्षार्थियों को क्या करना, सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से क्या कराना, बच्चे को देख करके सीखने का अवसर उपलब्ध कराना, यही आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे जो है क्या करें, प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय अधिगम कर सके, मतलब बच्चे वहां पे जाए और जा करके क्या करें, सक्रिय रूप से चीजों को सीख पाए, है ना। तो सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, ये एकदम सटीक हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शानदार तरीके से बढ़ता हुआ हमारा सफर जो है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, है ना। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, मेरे साथ पढ़िएगा आप लोग भी। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है ना। उद्देश्य नहीं है बोले, आपको निगेटिव क्वेश्चन पूछा है। तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, तो पर्यावरण पढ़ने का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए आपका। तो पहला ऑप्शन आपका बोलता है इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने में। देखो, परिभाषा याद करना जैसा चीज बिल्कुल निगेटिव है। कभी भी हमारा प्रयास ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे याद करें, याद करके कोई चीज को सीखे, क्योंकि रोट लर्निंग पे हमारा जो है नई शिक्षा नीति बिल्कुल यहाँ पे जोर नहीं देता, है ना। और रचनात्मक आकलन के माध्यम से बच्चे जो है सीखे, ये हमारा होना चाहिए उद्देश्य। इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रकाश करने के योग्य बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है ये तो। इसे बच्चों को समाज के लिए एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ाने के योग्य होना चाहिए, बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है भी है। इससे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों को विविधता का सम्मान करके योग्य बनाने के लिए शामिल किया जाता है। मतलब ये बोल रहा है प्रश्न कि सामाजिक विज्ञान जो विषय होते हैं उसको पर्यावरण अध्ययन में पढ़ाने का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं होना चाहिए कि हम सही परिभाषा को बच्चों को क्या करवाए, याद करवाए। इसलिए इस क्वेश्चन का निगेटिव क्वेश्चन था, चूंकि हमारा यहाँ पे और निगेटिव क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका निगेटिव आंसर ही सही होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कविता नाम की एक लड़की है, टीचर है, महिला टीचर है कविता, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, देखो बहुत बड़ा विषय है ना, पॉवर्टी इलिटरेसी, तो गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता, है ना, और सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो सबसे बेहतर कौन सा तरीका हो जाएगा जिसमें वो जो है बच्चों को गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे विषयों पर खुल करके जो है समझा सके। तो उसके लिए उसे कौन सा जो है सबसे बेहतर तरीका यहाँ पे चुनना होगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला नंबर बोलता है शिक्षार्थियों को इन मुद्दों से संबंधित, जो ये मुद्दा है ना आपका, जो यहाँ पे मुद्दा है ना, इन मुद्दों से संबंधित आप क्या कर सकते हो, स्लोगन लिखने के लिए कह सकते हो। ठीक है, काफी हद तक तो सही लग रहा है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट चुनना है यहाँ पे, सबसे सटीक, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। ठीक है, व्याख्यानों का आयोजन कर सकते हो, लेकिन व्याख्यान काफी हद तक छोटे कक्षाओं के लिए सही नहीं होता। तो ये दोनों तो मेरा निगेटिव जा ही यहाँ पे जाएगा, ऑप्शन सही नहीं लग रहा है कुछ खास। इसके अलावा शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने का है ना, ये भी सही है, लेकिन छोटे कक्षाओं में चार्ट तैयार करना कहीं हद तक काफी सही नहीं देता, है ना। और आपका अंतिम ऑप्शन बोलता है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा यदि आप बच्चों को क्या करना चाहते हो, गरीबी, निरक्षरता जैसे सामाजिक बड़े बड़े मुद्दे हैं ना, उस पर यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप जो है उसको क्या करो, विद्यार्थियों में, शिक्षार्थियों को क्या करें आप भैया, जानकारी एकत्र करो। पहले तो बोलो जानकारी एकत्र करो, गरीबी से संबंधित, निरक्षरता संबंधित, वर्ग असमानता संबंधित, फिर उसको क्या करो, सामूहिक परियोजना कार्य दो, है ना। ग्रुप वर्क आप लोग प्रोजेक्ट वर्क दीजिए ग्रुप में, तो बच्चे क्या होंगे, उससे सक्रिय अधिगम के माध्यम से सीख पाएंगे। बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखेंगे, अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, अपने आसपास के लोगों से मिलेंगे, उनसे प्रश्न करेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे। तो पीयर लर्निंग के माध्यम से जो है बेहतर हो सकता है ये जो है विषय को पढ़ाना, गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता। इसलिए हमारे लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शानदार प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, जबरदस्त क्वेश्चन है ना। चलिएगा इसका गर्दा उड़ाते हैं इस क्वेश्चन का। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन रचनात्मक आकलन खाली स्थान को शामिल नहीं करता है। रचनात्मक आकलन में क्या शामिल नहीं है, यहाँ पे देखो निगेटिव है क्वेश्चन आपका, साफ साफ समझ में आ रहा है, नहीं करता है। तो आपको ऐसा ऑप्शन लेना है जो रचनात्मक आकलन में ना होकर के, हो सकता है योगात्मक आकलन का भाग हो। वैसे आप लोग को मालूम होना चाहिए आकलन जो है 2 प्रकार का यहाँ पे देखते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक जो है आपका समेटिव होता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है रचनात्मक आकलन, जो कि हमारे अधिगम में सुधार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है रचनात्मक आकलन। लेकिन वही हम बात करें योगात्मक आकलन की, तो योगात्मक आकलन जो है सत्रांत में होने वाला परीक्षा होता है, योगात्मक आकलन, है ना।
सत्र के अंत में जो होने वाली परीक्षा होती है उससे संबंधित जो आकलन होता है ये हमारा योगात्मक आकलन होता है। इससे जो है बच्चों के मूल्यांकन प्रक्रिया जो है कुछ खास होता नहीं है, ये रटने को बढ़ावा देता है योगात्मक मूल्यांकन। लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, हमारा सकारात्मक मूल्यांकन है और ये हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको बढ़ावा देने की बात भी जो है आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में भी किया गया है, रचनात्मक आकलन को बढ़ावा देने की बात है ना। तो चलिएगा देखते हैं, यहाँ पे शामिल नहीं करता है बोला है, तो चूंकि ये क्वेश्चन हमारा निगेटिव दे रहा है इसलिए आपको निगेटिव आंसर खोजना है। तो ऑप्शन ए बोलता है शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग प्रदान करना, बिल्कुल गलत बात है। शिक्षार्थियों को कभी भी ग्रेडिंग और रैंकिंग प्रदान नहीं करना है। ग्रेडिंग और रैंकिंग वाला जो काम होता है ना, ये आपका योगात्मक आकलन का हिस्सा है, समेटिव असेसमेंट है ना। तो योगात्मक आकलन में हिस्से में आता है, इसलिए यही आपका निगेटिव दे रहा है और यही आपका क्या हो जाएगा सटीक आंसर। बाकी देखिए, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तों की पहचान करना है तो जरूरी है रचनात्मक आकलन में। शिक्षण में कर्मियों की पहचान करना भी जरूरी है, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा देना। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएंगे, सकारात्मक हो जाएंगे यदि आप किसी बच्चों में रचनात्मक आकलन को शामिल करना चाहते हो। लेकिन पहला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा निगेटिव, है ना। क्योंकि ग्रेडिंग और जो रैंकिंग जैसे जो चीज़ें हैं, बच्चे को आप ग्रुप में बांट रहे हो A+, है ना, या B+ या C ग्रेड, ऐसे जो आप ग्रेड दे रहे हो, तो ग्रेड देने से क्या होगा बच्चों में, है ना, अलगाव की भावना जागृत होगी, बच्चों में जो है कंपटीशन की भावना होगी और कंपटीशन से बच्चे कभी भी सीख नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए रैंकिंग देना उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जब क्या होती है निगेटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर और उनके जो है सीखने की जो क्रम है उसमें निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा सही, पॉजिटिव। निगेटिव का निगेटिव, है ना। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शानदार, ये रहा आपके स्क्रीन पर जबरदस्त प्रश्न, झकास। तो नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं और आपको बताना है इन क्रियाकलापों में से वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है ना। तो जंगलों के गायब होने के लिए कौन से क्रियाकलाप जिम्मेदार है, उन क्रियाकलापों को आपको बताना है कि कौन से ऐसे क्रियाकलाप है जिसके कारण जो है जंगल गायब हो रहे हैं, है ना। तो चलिएगा पहला नंबर देखते हैं ऑप्शन में, खानों का उत्खनन। बिल्कुल भाई, खानों का यदि उत्खनन हो रहा है, खान मतलब आपके माइंस है, माइंस का यदि उत्खनन हो रहा है, कोयले का खदान यदि उत्खनन हो रहा है ना, लोहे के खदान यदि खदान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट का, अलेक्जेंड्राइट का, कोरंडम का, या कोई भी जो है अयस्क का है या लौह अयस्क का खनन का बार बार खनन किया जा रहा है, तो उससे जो है बिल्कुल संभावना है कि जो जंगल है वो गायब होने लगे। कोयले के यदि लगातार खान बनाए जा रहे हैं तो उससे भी जंगल में कटाव तेजी से होगा। बांधों का निर्माण, बिल्कुल यदि बांधों का निर्माण किया जा रहा है, बांधों का जो है क्षेत्रफल की बात करें, लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा वृहद स्तर की होती है और उस स्तर के लिए आपको क्या चाहिए, एक बड़ा जो है वनी क्षेत्र चाहिए, बहुत बड़े क्षेत्रफल में वन की कटाई होगी। इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। दोनों क्रियाकलाप जो है वन की कटाई के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे, आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, है ना। तो आपके ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन बी है, ये दोनों जो क्रियाकलाप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्रियाकलाप आपके क्या हो जाएंगे, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार। कौन कौन सा, खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण। बाकी जो है आपके देखिए तीसरा क्वेश्चन बोलता है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जड़ी बूटी और पत्तियां छोटे स्तर पे होता है, इनका जो है इकट्ठा करने से कुछ खास प्रभाव पड़ता नहीं है ना। जंगलों पे इस पर कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, जंगल गायब तो नहीं हो जाएंगे भाई जड़ी बूटी और इकट्ठा करने से। बांस की टोकरी बुनना, तो बांस की टोकरी भी बुनने से कोई जो है जंगल खत्म होने, अस्तित्व समाप्त होने जैसे कोई बात ही नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन ए और बी, तो ऑप्शन ए और बी देखिएगा कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में, है ना। तो ऑप्शन ए और बी आपका ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और शानदार जो आंसर हो जाएगा 100 करोड़ के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ए और बी। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है ये, आपके मिश्र धातु से संबंधित एक क्वेश्चन हर साल जो है आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर्यावरण से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर देखिएगा। तो कांसा के बारे में आपको बताना है, कांसा मतलब आपका ब्रॉन्ज, ठीक है। तो कांसा के बारे में आपको बताना है, कांसा के बारे में सही क्या है। तो कांसा लोहे चांदी, है ना, लोहा चांदी, है ना, और स्वर्ण, ये बोलता है कांसा जो है लोहा चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। जो कांसा होता है, कांसा जो है आपका, कांसा कोई तत्व थोड़ी है, कांसा आपका क्या है, अलॉय है, मिश्र धातु है ना। कांसा एक हमारा क्या है, मिश्र धातु का एग्जाम्पल है, तो तत्व तो नहीं है भाई। तो कांसा एक मिश्र धातु है, तो ये तो पहला ऑप्शन हमारा गलत जा रहा है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, कांसा को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, बिल्कुल। कांसा को जो है, कांसा किससे बनाया जाता है, आपके कॉपर प्लस टीन का सिंबल होता है एसएन, तो कॉपर और टीन से मिला करके बनाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही सटीक है, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट गलत है।
ऑप्शन सी बोलता है कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप तथा मूर्तियां बनाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल भाई, कांसे से आप जो है तोप और मूर्तियां बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये मजबूत होता है बहुत ज़्यादा, और मजबूत होने के कारण इसको तोप तथा मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग करते हैं। कांसा के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, ये गलत है। कांसा के बर्तन जो है एल्यूमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और मजबूत नहीं होते, हल्के नहीं होते, भारी होते हैं ना, और अधिक मजबूती नहीं देते। तो यहाँ पे अधिक मजबूती देते हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ निगेटिव हो गया, हल्के और नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपके ऑप्शन कौन सा फर्स्ट सही, आपका ऑप्शन फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट और आपका ए और डी रॉन्ग है और बी और सी सही है। तो ऑप्शन में देखिए बी और सी आपके दूसरे नंबर में, तो बी और सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। कांसा के बारे में दो आपके स्टेटमेंट कौन कौन से सही हो जाएंगे, बी और सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं शानदार तरीके से। ये रहा अगला प्रश्न। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश आपका हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफर की दिशाएं क्या होंगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को मैप की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैप के बारे में। इंडिया का मैप जो है ना, तो इंडिया के मैप के बारे में आप लोग को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चलो देखिए यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ मैं। तो एक व्यक्ति जो है गुजरात से जा रहा है, चलो ठीक है गुजरात यहाँ पे, चलो माना कि मैं गुजरात यहाँ पे ले रहा हूँ। तो एक व्यक्ति गुजरात से कहाँ जा रहा है, इधर आपका गुजरात से जा रहा है ये मध्य प्रदेश, है ना। तो गुजरात से एमपी गया, फिर वो एमपी से कहाँ जाता है, अच्छा गुजरात से मध्य प्रदेश की दिशा किधर होगी, पूर्व दिशा में, है ना, ये पूर्व दिशा में पड़ेगा। इसके बाद व्यक्ति कहाँ जा रहा है, फिर उसके बाद जाता है वो एपी आंध्र प्रदेश। ये पहले का क्वेश्चन है 2013 का, उस समय जो आंध्र प्रदेश से जो है आपका टूटा नहीं था और तेलंगाना राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय का क्वेश्चन है ना। तो उस समय हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो है तेलंगाना का ये राजधानी है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है ना। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताना है। अच्छा ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, साउथ, है ना। तो पहले जो व्यक्ति है, आप देखेंगे गौर से समझ आ रहा होगा, पहले व्यक्ति किधर गया, गुजरात से मध्य प्रदेश मतलब पूर्व दिशा में गया। फिर उसके बाद व्यक्ति कहाँ गया, है ना, उसके बाद किधर गया भाई व्यक्ति, उसके बाद व्यक्ति देखिए, तो व्यक्ति की यदि हम बात करें तो पहले वो कहाँ गया, गुजरात, है ना, गुजरात से मध्य प्रदेश गया, मध्य प्रदेश से कहाँ जा रहा है, आंध्र प्रदेश। तो पहले पूर्व गया फिर साउथ, मतलब कहाँ जा रहा है दिशा, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पहले पूर्व दिशा की ओर, उसके बाद फिर किधर जाएगा, दक्षिण दिशा में। तो पूर्व से दक्षिण, है ना, पूर्व से दक्षिण दिशा में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल, अच्छा क्या बात है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिखा हुआ था उसमें, स्केल में, मानचित्र में आप लोग देखोगे कॉर्नर पे स्केल लिखा होता है, पैमाना, है ना, वहाँ लिखा था 110 मीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी बताइए। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1 सेंटीमीटर बराबर आपको वैल्यू दिया है 110 मीटर है, तो बोलता है 15 जो है सेंटीमीटर का वैल्यू क्या होगा। एकदम इजी प्रश्न है ना। 1 सेंटीमीटर आपका 110 है, तो भैया 15 सेंटीमीटर का क्या होगा, 15 गुना 110, है ना। तो 15 गुना 110 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 165 और 0 1650। 1650 आपका आएगा मीटर में, है ना, 1650 आपका मीटर में आएगा। लेकिन आपको किस में चाहिए, किलोमीटर, यहाँ पे ऑप्शन में मीटर में दिया है, लेकिन 1650 कहीं पे नहीं है। तो यदि आप 1650 को मीटर को किस में कन्वर्ट करते हो, किलोमीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 1.65 किलोमीटर। 1.65 किलोमीटर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक होगा। तो 1650 जो आपके मीटर है उसको कन्वर्ट करेंगे तो 1.65 किलोमीटर आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, चलिएगा कभी घूमने जाएंगे तो आप लोग भी मुझे बताइएगा। अच्छा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। माउंट एवरेस्ट पे सॉरी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, उसका नाम जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 किलोमीटर, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पे पड़ता है वो आपको बताना है। माउंट एवरेस्ट कौन से देश का भाग है, किसी देश में पड़ता है, तो म्यांमार में नहीं पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं इंडिया में है, लेकिन इंडिया के हिमालयी रीजन में आता है, लेकिन इंडिया में नहीं आता।
ये तिब्बत में भी नहीं पड़ेगा, ये आता है आपका नेपाल में। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट आपके हिमालयी रीजन में आता है ना। और वो भी आपका कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में, है ना। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है नेपाल में सागर माथा। ठीक है, इसको सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। वहाँ की स्थानीय बोली में इसको सागर माथा बोला जाता है। ठीक है, आपका जो माउंट एवरेस्ट है उसको। वैसे ही आपके अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग इसका नाम है। जैसे तिब्बत में इसको अलग नाम से जाना जाता है, इंडिया में इसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, म्यांमार में इसको अलग नाम से जाना जाता है, नेपाल में इसको अलग नाम से जाना जाता है ना। तो स्थानीय बोली के आधार पर इसका नामकरण अलग अलग किया गया है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको बताना है, जो मैं क्वेश्चन के उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा, इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। समीक क्लासेस सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे जाकर के, और इसका पीडीएफ का आप लोग आनंद उठाइएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। चलिए भाई अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने बोल रहा है, पढ़िए, अध्ययन कीजिए और बताना है आपको। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये भी आपके माउंटेनियरिंग मतलब पर्वतारोहण से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, यहाँ पे पूछा है माउंटेनिंग में जो ग्रुप लीडर होता है उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती है ना, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी सर मिला रहता है ग्रुप लीडर को जब पर्वतारोहण किया जाता है। तो उस दौरान पर्वतारोहण करते समय जो ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारियां होती है, उसी जिम्मेदारियों को आपको यहाँ पे सही जिम्मेदारी कौन कौन सी होती है वो आपको बताना है ना। तो चलिए, पहला नंबर आपका है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ठीक है, दूसरा जो चल ना पाए उसे रोकने के लिए कहना, ये तो निगेटिव है भाई। क्यों रोकने के लिए बोलोगे भाई? जो चल नहीं पा रहा है उसको बेचारे को, है ना। पूरे ग्रुप के आगे आगे चलना था कि ग्रुप पीछे पीछे चले, ये भी निगेटिव है। ग्रुप के आगे ही चलना जरूरी थोड़ी, ग्रुप के पीछे भी हो सकता है। सबको संभाल के, सबको एक साथ एकजुट करके लेके चलना रहता है। पहला ऑप्शन सही जा रहा है ना। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने के और पीने का इंतजाम करना, बिल्कुल जिम्मेदारी तो है भाई आपको कि भाई आपका साथी कोई बीमार हो गया है तो भाई उसके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आपकी जिम्मेदारी है, तो आप उसका ध्यान तो रखोगे ही। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी सही है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई कहाँ दिखाई दे रहा है आपका? ऑप्शन फर्स्ट में ही। इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और शानदार जो आंसर होगा वो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ए डी ई। ए डी ई इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो एक ग्रुप लीडर होता है, ग्रुप लीडर को कौन कौन सी जिम्मेदारी मिली रहती है? तो पहला उसको सभी लोगों का मदद करना है भैया। दूसरा क्या करना है? उसका साथी बीमार हो रहा है तो उसका ध्यान रखना है, उसकी जिम्मेदारी है। खाने पीने की व्यवस्था करना है। तीसरा जो है रुकना और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो ये तीन जो है मुख्य कार्य होते हैं किसी भी ग्रुप लीडर के माउंटेनियरिंग के दौरान, पर्वतारोहण के दौरान, है ना। बहुत ही शानदार प्रश्न। देखिए आपके साइंस से संबंधित ये प्रश्न है ना। साइंस का ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्या बोलता है ये क्वेश्चन? देखिए आपका, रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं खेल नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे बुखार है। अच्छा, रजत को बुखार हो गया बेचारे को, कब कभी भी आ रहा है ना। उसके अलावा देखो बुखार और सिर दर्द भी हो रहा है ना रजत को। देखो कौन कौन से लक्षण है भाई? पहला तो सर बुखार आया हुआ है, कपकपी आ रहा है, बुखार कपकपी के साथ आ रहा है ना। उसके अलावा सिर दर्द हो रहा है, हाँ, पसीना भी आ रहा है। क्या बात है, देखिए बहुत सारी समस्या है रजत को, है ना। रजत जो है पहले तो खेल नहीं पा रहा है बेचारा क्योंकि कपकपी आ रहा है, सिर दर्द उठ रहा है उसका, पसीना आ रहा है और चक्कर भी आ रहा है, चक्कर भी आ रहा है बीच बीच में उसको। और रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने उसे कड़वी दवाई पीने की सलाह दी है। तो बताइए रजत कौन सा रोग से पीड़ित है? रजत को कौन सा बीमारी हो चुका है, ये आपको बताना है। तो भाई रजत को कौन सी बीमारी हो सकता है? देखिए आपका ऑप्शन क्या हो सकता है? यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यदि हम देखेंगे तो कपकपी आना, सिर दर्द होना, है ना, और पसीना आना, ये किसके लक्षण है और किस रोग से पीड़ित हो सकता है बोल रहे हैं? तो ये सब आपके किसके लक्षण होते हैं? मलेरिया के लक्षण है। तो संभावना है कि रजत को क्या हो गया है? मलेरिया का शिकार। मलेरिया का परजीवी जो है प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है ना। और मलेरिया में मुख्य जो है, मलेरिया जो रोग का वाहक मच्छर होता है उसका नाम क्या है? मादा एनाफिलिस। मादा एनाफिलिस मच्छर, मादा एनाफिलिस जो मच्छर होता है वो क्या करता है? इसका रोग वाहक होता है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए क्या होगा? बिल्कुल सही सटीक, क्योंकि यहाँ पे कपकपी आना, सिर दर्द होना, पसीना आना,
चक्कर आना, ये सब किसका लक्षण है भाई? शुरुआती लक्षण है मलेरिया का। इसलिए रजत यहाँ पे क्या हो चुका है? मलेरिया का शिकार। इसलिए उसने डॉक्टर ने क्या किया उसको, भैया ले बेटा कड़वी दवाई पी ले, है ना। तो कड़वी दवाई पीने का सलाह दिया हुआ है ना रजत को। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मियादी बुखार, अतिसार, हैजा, इनके लक्षण कुछ अलग ही तरीके के होते हैं, जिसको आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, है ना। अल-बरूनी कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है ना। और पिछले जो है 2012 का मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा हूँ, मेरे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ भी एक क्वेश्चन आया था अल-बरूनी से। अल-बरूनी कौन से देश का रहने वाला है, एक क्वेश्चन आया था। और उसी अल बरूनी से फिर इस बार क्या है, आपका एक नया क्वेश्चन आया हुआ है, नया क्वेश्चन पूछा गया, अल-बरूनी कौन था, है ना। तो अल-बरूनी कौन था भाई? तो चलिए पढ़ते हैं। तो वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या किया था? यात्रा। ये तो बिल्कुल सही नहीं है भाई। वह एक कुतुब शाही सुल्तान था, ये भी सही नहीं है। कुतुब शाही सुल्तान तो था ही नहीं वो। और 40 वर्ष तक शासन किया है, तो कहीं भी उसका अल-बरूनी का नाम तो उल्लेखित रहता, तो कहीं पे तो नहीं है भाई। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवा, वाह क्या बात है भाई, मेवे की बात हो रही, खाने पीने की बात आ गई। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवा के बाजारों का अध्ययन करने आया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक। क्योंकि वो क्यों आया था, क्या था, तो देखिए वो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में आपको बताया 2012 वाले में, उज्बेकिस्तान का निवासी था वो, है ना। और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, है ना। तो तहकीक ए हिंद नाम की उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत की रोमांचक यात्रा की थी, उसका पूरा संक्षेप में पूरा विस्तृत पूर्वक वर्णन किया है। और भारत देश के जो है गुणगान उन्होंने किया अपने किताब जो लिखा उसमें। और हमारे देश के इतिहास के बारे में प्रकाश डाला है ना। यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खान पान, यहाँ के बोलचाल, यहाँ की भाषाएं, यहाँ के सामाजिक व्यवस्था, यहाँ के वर्णक्रम, यहाँ के जो है अर्थव्यवस्था, इनके बारे में पूरा विस्तृत पूर्वक आपके तहकीक हिंद नामक किताब में जो है, हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान, तो उस समय तो उसमें जो है विस्तृत वर्णन किया है उज्बेकिस्तान के जो रहने वाले इतिहासकार थे, जिनका नाम था अल-बरूनी, है ना। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल, अच्छा रात में क्या आप लोग भी जागरण करते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप लोग भी रात में जागरण करने वाले हैं तो आपको रात में चीजें कैसे दिखाई देती? चलिए जानवरों की बात की जा रही है ना। तो जानवर जो है रात में जब जगराता करते हैं, जागरण करते हैं, तो वो रात में हर चीज़ों को कैसे दिखाई देता है? उनकी आंखों में हर चीज़ें किस रंग की दिखाई देती है? तो केवल लाल रंग की, तो लाल रंग की तो नहीं दिखती है। केवल हरे रंग की दिखाई देती है, तो ये भी सही नहीं है। केवल हरे रंग देख सकते हैं, यही ऑप्शन 2 बार आ गया है ना। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो आपके रात में जागने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि आपके उल्लू, उल्लू, है ना। उल्लू की आंखें मनुष्य की आंखों की तरह होती है, सामने की ओर होती है दोनों आंखें, है ना। ये पूछा जाता है परीक्षा में उल्लू के बारे में। और उल्लू के अलावा कौन सा आपका चमगादड़, है ना। चमगादड़ ये स्तनधारी जीव है, इसके बारे में याद रखना है। यह अकेला ऐसा प्राणी है जो उड़ता भी है और उड़ने के अलावा अंडे नहीं देता, और ये स्तनधारी है। तो चमगादड़ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उल्लू और जो चमगादड़ ऐसे जीव है जो रात में जागरण करते हैं, रात भर सोते नहीं है, दिन भर आराम करेंगे, रात भर जागरण करते हैं, है ना। रात भर ही कबड्डी खेलेंगे। तो ये उल्लू और अब चमगादड़ जो होते हैं भाई साहब लोग, ये उल्लू और चमगादड़ क्या करते हैं, जब रात में किसी चीज को देखेंगे तो केवल और केवल उल्लू और जो चमगादड़ है उसको केवल और रात में क्या दिखाएंगे? काले और सफेद। कोई भी जो चीज़ों को देखेंगे तो जागरण करेंगे तो इसको काली और सफ़ेद रंग की ही चीज़ें आपको दिखाई देंगी रात में, है ना। किसको? उल्लू और चमगादड़ जैसे जो या फिर कोई जो अन्य जंगली जानवर है उनको रात में यदि जागरण कर रहे हैं तो रात में उनकी आंखों से उन्हें केवल सफ़ेद और काली जो है रंग की वस्तुएं, जो जानवर है अन्य जानवर उनको केवल काली और सफ़ेद रंग में ही दिखाई देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है हाथियों से। हाथियों से एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा आपके सीटेट एग्जाम में, ऐसा कभी नहीं है जब हाथियों से क्वेश्चन नहीं आया हो आपके सीटेट एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, है ना। और चलिए देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए, करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर आपको चुनना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाथियों का जो झुंड होता है, झुंड मतलब ग्रुप, एक ग्रुप बना होता है हाथियों का, जिसमें हथनियाँ होती है। हथनियाँ जो है नेतृत्व करती है, और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही ग्रुप लीडर होती है ना। तो इसमें केवल हथनियाँ होती है, नर हाथी इसमें शामिल नहीं होते। 14 से 15 वर्ष के बच्चे भी शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए तो सही जा रहा है। हाथियों के झुंड में किसी एक परिवार के केवल एक ही सदस्य होते हैं, गलत है। एक ही परिवार से एक ही सदस्य ऐसा कुछ निश्चित नहीं रहता। एक परिवार से 2 सदस्य, 4 सदस्य, 10 सदस्य भी हो सकते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, बिल्कुल सही सटीक है।
झुंड की जो है सबसे बुजुर्ग हथेली पूरे झुंड की नेता होती है। वही क्या करती है, ग्रुप लीडर होती है, नेतृत्व को संभालती है। इसलिए सी ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही है। एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कितनी भी हो सकती है ना, संख्या कोई निश्चित होती है, कितनी भी हो सकती है ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए और आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हमारा कौन सा है, तीसरे नंबर के विकल्प में है। इसलिए 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंखुड़ियों के अंदर में फूलों के बीच में, है ना, पंखुड़ियाँ जो रहती है फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं आपको दिखाई देती है। तो पतली जो पाउडर जैसी संरचना आपको दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। तो पहला वर्तिकाग्र है, पराग कोश है, पराग है और मूलांकुर है। यदि हम बात करें कौन सी संरचना होती है भाई, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वर्तिकाग्र हो सकता है क्या, नहीं होगा। वर्तिकाग्र तो आपका ठीक है, ये तो यहाँ पे स्त्री केसर और पुंकेसर आप लोगों ने सुना होगा। पुष्पों में जैसे मेल और फीमेल में आपका नर जननांग मादा जननांग होता है, उसी प्रकार से नर जननांग और मादा जननांग में जैसे नर जननांग में आपके मुख्य रूप से आपका जो है शुक्राणु का मुख्य रोल होता है, वैसे ही मादा जननांग में आपका अंडाणु जो होता है मुख्य रोल होता है। उन दोनों का मिलन होता है, एक दूसरे से मिलते हैं ना। उसी प्रकार आपके पेड़ पौधों में भी आपके नर और मादा जननांग पाए जाते हैं, जिसमें नर जननांग को बोलते हैं पुंकेसर और मादा जननांग को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, है ना। तो उसी प्रकार जो पंखुड़ियाँ होती है उसके अंदर फूल होते हैं, फूल के बीच बीच में पतला पाउडर जैसी संरचनाएं मिलती है। इसी प्रकार से पतला पाउडर जैसी संरचनाएं रहती है फूल के अंदर में बीच बीच में, है ना। तो उसी को आपको बताना है वो क्या है। तो वो आपके एक्चुअल में होते हैं पराग, है ना। जो पराग होते हैं वो पाउडर नुमा संरचना रहती है और यही पराग कण जो है माफ कीजिएगा, तो यही जो पराग कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। ये विभिन्न तरीकों से ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से। और यही पराग कण जाकर के बीजांड जो होते हैं, बीजांड जो होते हैं स्त्री केसर के बीजांड में जाकर के मिलते हैं और उनसे फिर क्या होता है, नया पुष्प और नया फल फूल लगता है ना। तो उसी पराग की बात की जा रही है, इसलिए इस क्वेश्चन 18 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, परागकण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर का क्वेश्चन क्या वो बोलता है, पढ़िएगा मेरे साथ। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे, है ना। तो यदि आप घूमने चले गए कभी रेलवे से, कहाँ चले गए, अहमदाबाद गुजरात चले गए, है ना। अहमदाबाद जो है गुजरात चले गए, गुजरात की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है या गुजरात की राजधानी कुछ और है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, है ना। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें आपको बेचते हुए दिखा देंगे। भाई वहाँ का जो फेवरेट फूड होगा वही तो आपको स्ट्रीट जो फूड्स होते हैं ना, सड़कों पे जो बिकते रहते हैं रेहड़ी पटरी वाले, है ना। तो वो जो है आसपास जो है आपको ऐसे आपको दिखाई देंगे खाने पीने की चीज़ें, जो वहाँ के फेमस प्रसिद्ध जो है खाने पीने की चीज़ जो फूड होगी। जैसे आपका बिहार में लिट्टी चोखा है ना, उत्तर प्रदेश में कुछ और है, गोवा में आप चले जाओगे तो वहाँ पे अलग टाइप का डिश बनाया जाता है। मछली को वहाँ पे कोई जगह नारियल के तेल से पकाया जाता है, कोई जगह सरसों के तेल से पकाया जाता है ना। जम्मू कश्मीर में अलग है खान पान का तरीका, है ना। पंजाब में जो है अलग वहाँ पे खान पान का तरीका है। तो वहाँ की जो है व्यंजन है, स्थानीय व्यंजन है, उसी व्यंजन की बात की जा रही है। तो आपको बताना है अहमदाबाद गुजरात के स्थानीय व्यंजन कौन सा है, फेमस व्यंजन। तो पूरी साग और ठंडा दूध, ये तो नहीं हो सका। छोले भटूरे तथा लस्सी, छोले भटूरे लस्सी तो नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वहाँ ढोकला विशेष तौर पे ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल वहाँ के लोगों को खासा पसंद है। और यदि वहाँ पे आप चले गए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास देखेंगे तो यही चीज़ें आपको बिकते हुए दिखाई देंगी। अधिकतर लोग आपको ढोकला चटनी नींबू वाले चावल यही आपको बेचते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रीट जो है सड़क में जो फूड बिकते रहते हैं, जो ठेले वाले जो भाई लोग होंगे वही आपको ये चीज़ें बेचते हुए दिखाई देंगे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इडली चटनी तथा बड़ा चटनी ये सब आपके साउथ इंडिया में इडली डोसा ये आपके इडली डोसा जो है आपके साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा व्यंजन, है ना। तो ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, नारियल के जो तेल से मछली की सब्जी कहाँ पे बनाई जाती है, कौन से राज्य का फेमस व्यंजन है। ये सीटेट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे आप लोग तुरंत, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न क्या है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते रहते हैं, है ना। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है।
है ना। क्यों हिलाते हैं अपना गर्दन भाई पक्षी बहुत ज़्यादा, ये आपको बताना है कि पक्षी अपनी गर्दन बार बार हिलाते रहते हैं, बहुत अधिक हिलाते हुए दिखा देंगे। पक्षी की जगह अभी बैठे नहीं, गर्दन को इधर उधर इधर उधर दाया बाया हिलाते रहेंगे। तो क्यों हिलाते हैं? उनके कान में, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। उड़ सकते हैं तो उड़ तो सभी पक्षी सकते हैं भाई, है ना। पक्षियों की आँख छोटी होती है, ये भी सही नहीं, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसी पक्षियां होती है जिनकी आंखें जो है क्या होती है, जैसे उल्लू, उल्लू जो है एक निशाचर जो प्राणी है, वो हमारे मनुष्य की आंखों की तरह भी उल्लू की आंखें होती है, दोनों आंखें सामने की ओर होंगी। जैसे हमारी दोनों आंखें सामने की ओर होती है, वैसे ही आपके उल्लू की जो आंखें होती है वो भी दोनों के दोनों आंखें सामने की ओर रहती है। उसी प्रकार अन्य जो पक्षियां होती है उनकी एक आंख दायां और एक आंख बाएं ओर होती है, मतलब बाएं भाग को देखने के लिए बाएं आंख, दाएं भाग को देखने के लिए दाएं आंख होती है। इसलिए चूंकि वो दोनों ओर देख नहीं पाएंगी, एक साथ दोनों ओर देख नहीं पाती, इसलिए पक्षियां क्या करती है, अपने गर्दन को बार बार हिलाते रहती है, ताकि कोई शिकारी जो है उसको शिकार तो ना कर ले, या फिर जो है वो क्या सतर्क रहती है, सावधान रहती है ना। तो सावधान या सतर्क रहने के लिए वो इधर उधर अपने नज़र को घुमाते रहती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है, निदान मतलब रोग का जांच होता है उसको निदान बोलते हैं, है ना। उसके बाद उपचार होता है, पहले निदान होता है उसके बाद उपचार होता है ना। तो पहले निदान कराया, निदान मतलब चेकअप वगैरह कराते हैं, उसी को निदान बोलते हैं। तो निदान कराने के पश्चात डॉक्टर को जो रोगी से बताता है, भाई साहब आपको क्या है, आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। किसकी कमी हो गई है? हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है आपके रक्त में। और उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आयरन की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी मतलब आयरन की कमी। तो खून में यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है मतलब आपके शरीर में आयरन की मात्रा कम हो गई है, आयरन की मात्रा कम हो गई है। तो आयरन की मात्रा की पूर्ति के लिए हमें कौन सी सब्जी यहाँ पे आपको लेना है? तो आयरन पर्याप्त मात्रा में किस में मिलेगा, वही आपको ऑप्शन बताना है सटीक वाला। यदि हम बात करें आंवला, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में आपको आयरन मिलता है, ये आयरन के भरपूर स्रोत होता है। तो आंवला आप यदि खाते हो खट्टा होता है स्वाद में, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है और विभिन्न प्रकार के भाजियां हैं, है ना, जैसे कि आपके अलग अलग प्रकार के स्टेट में अलग अलग प्रकार की भाजियां आपको मिलती है। तो वैसे ही आप हरी पत्तेदार भाजियां खाते हो, सब्जियां खाते हो या गुड़ खा रहे हो, तो गुड़ ये सभी के सभी क्या होते हैं, आयरन के भरपूर सोर्स होता है, इसमें प्रॉपर मात्रा में आपको आयरन मिलेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर यही फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको आयरन की कमी हो गई है और आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। तो हीमोग्लोबिन की कमी और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है ना, आपके विभिन्न प्रकार के हरी पत्तेदार जो सब्जियां आती है उनको यूज़ करना पड़ेगा। और उनको यूज़ करके जो है आप जो है अपने शरीर में आयरन की मात्रा में वृद्धि करेंगे और आप जो है हीमोग्लोबिन की कमी जो है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और बाकी आपके ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यही आपके ऑप्शन, पहला नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। बाकी जो है संतरा है, विटामिन सी की पूर्ति के लिए, आंवला है विटामिन सी की पूर्ति के लिए हमारे लिए जरूरी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है ना। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपका, है ना, फंडामेंटल आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमुख आपके उद्देश्य प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको बताना है ना। तो क्या उद्देश्य होना चाहिए भाई आपका, तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, है ना। दूसरा, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना, समाज नहीं है ये समझ होगा, है ना, सॉरी यहाँ पे आपका लिखा हुआ है समाज नहीं है ये समझ होगा, है ना, समझ का विकास करना, है ना। तीसरा आपका ऑप्शन नंबर सी बोलता है विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना। तो रटने रटाने वाला काम तो हमें करना ही नहीं है बच्चों के बीच में। कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, बिल्कुल। तो यदि आप बात करें यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे सटीक आंसर आपको बिल्कुल तीर निशाने पे लगाना है, एकदम सही जगह पे, मछली की आंख की तरह, जैसे अर्जुन ने लगाया था ना वैसी। तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, ये नहीं है भाई। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना, ये समझ होगा, समाज नहीं है, समझ, है ना। तो ये भी नहीं, नेगेटिव जा रहा है। स्मरण करने की बात आ गई, मतलब इसका रोल यहीं से खत्म हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही और सटीक तीर निशाने पे लगेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना, बिल्कुल भाई। विद्यालय के बाहर से जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, अधिगम को बेहतर और बहुत ही प्रभावी बना सकते हैं।
क्योंकि बच्चों को कक्षा कक्षी जो अधिगम आपका हुआ जा रहा है, कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है, कक्षा में जो बच्चे सीख रहे हैं उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। जैसे कि मैं शुरू में बताया, चिड़ियाघर से ले गए घुमाने के लिए, या बैंक ले गए बच्चों को घुमाने के लिए, या मार्केट प्लेस पे ले गए घुमाने के लिए, है ना, या कहीं पे आपके गार्डन है उसमें घुमाने के लिए ले गए, या आप जो है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कक्षा कक्ष के बाहर यदि कोई क्रियाकलाप करा रहे हो, तो इससे क्या है, मूल उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए, पर्यावरण प्राथमिक स्तर अध्ययन करने का, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना ताकि प्रभावी शिक्षण हो सके, है ना। 23 नंबर है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखिएगा दोस्तों, क्या बात है, अंत तक बने हुए हैं आप लोग भी, मेरा सपोर्ट कीजिएगा भाई। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है ना। प्राथमिक स्तर पर बोला नहीं है, बोला है भैया, निगेटिव बोल दिया है यार, क्या बात है भाई, निगेटिव क्वेश्चन है तो फिर से देखो, निगेटिव खोजना है आपको, निगेटिव क्वेश्चन में यहाँ पे बोला नहीं है, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, तो पॉजिटिव दे रहा है भाई। उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों का, यही तो हो गया भाई, केवल विद्यार्थियों को काम कराने के लिए, नौकरी कराने के लिए, उसी के लिए थोड़ी आप उसको लैस कराओगे भाई, है ना। उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। केवल क्या पैसा कमाने का उद्देश्य होना चाहिए क्या शिक्षा का, नहीं होना चाहिए। बाकी सभी ऑप्शन आपके पॉजिटिव वे में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, निगेटिव ऑप्शन है, और निगेटिव ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना। कभी भी बच्चों को रोजगार परक जो है शिक्षा हमारा ज़्यादा जोर नहीं होना चाहिए, काफ़ी हद तक होना चाहिए, लेकिन एकदम ज़्यादा कि भैया तुम पढ़ लिख करके नौकरी ही करोगे, नौकरी ही करने के लिए थोड़ी पढ़ाया शिक्षण कराया जाता है ना, तो अनुरूप नहीं है बोला, इसलिए अनुरूप नहीं होने के कारण ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सही और सटीक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन, शानदार प्रश्न है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है ना, उच्च प्राथमिकता और उच्च स्थान दिया गया है किसको, पर्यावरण अध्ययन को। तो क्यों दिया गया है भाई, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और उच्च स्थान दिया गया है, तो क्यों दिया गया है उच्च प्राथमिकता और उच्च स्थान। तो पहला नंबर बोलता है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, है ना। अच्छा, यही थोड़ी उद्देश्य होगा भाई, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करना, इसीलिए हमारा ये इसको दिया गया है क्या स्थान, पर्यावरण अध्ययन को, है। विषय के आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, ये भी जरूरी है, लेकिन उतना पॉजिटिव, एकदम ज़्यादा पॉजिटिव आपको देना है। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल सही सटीक है। चिंतन और विस्मय, मस्तिष्क को उद्दलन होना चाहिए, बच्चों में ब्रेन स्टॉर्मिंग की भावना जागृत होनी चाहिए, बच्चे जो है चिंतन कर सके, विस्मय और चिंतन के माध्यम से शिक्षार्थियों को क्या कराना, अवसर उपलब्ध कराना, ताकि बच्चे स्वयं से सीख सके, उनके जो है कल्पनाशीलता का विकास हो, इमेजिनेशन में वृद्धि हो, बच्चे जो है करके सीखे, है ना, अपने आसपास के चीज़ों से जोड़ सके, बच्चे जो है जोड़ तोड़ की भावना का विकास हो, बच्चे जो है खुद से कुछ नया करने का, नया इनोवेशन, नए जो है सृजनात्मक चिंतन का विकास करे, अब सारे चिंतन का विस्तार हो, है ना। और तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराना, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध, तो ये तो संकुचित अर्थ में हो गया ना भाई, पर्यावरण अध्ययन को शामिल करने का उद्देश्य। इसलिए इस क्वेश्चन का सी जो है बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा 24 नंबर के क्वेश्चन का। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है ना। तो शामिल करने का उद्देश्य नहीं है बोला है, तो चलिए देखते हैं, उद्देश्य नहीं है बोला है ना, तो आपका उद्देश्य नहीं है बोला है, तो चलिए भाई उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है ये आपको देखना है। तो शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये तो बिल्कुल उद्देश्य होना चाहिए हमारा, है ना, बिल्कुल हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। इसी को मैंने पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा किया। विषय में रुचि का विकास करना, बिल्कुल भाई, बच्चों में रुचि का विकास तो करना ही करना है आपको, जो विषय आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित। नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये भी जरूरी है ना। रोज रोज की वही बोरियत वाली कक्षा है, बच्चे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों में बोर हो रहे हैं, वही पढ़ाई चल रहा है, तो उसके जगह में आपको उसके विषय वस्तु में क्या करना है, रोज के रोज जो कक्षाएं चल रही है उसके प्रारूप में, फॉर्मेट में बदलाव करना है, कभी करके सीखने का, कभी खेल गतिविधि के माध्यम से, कभी कहानी के माध्यम से, कभी पात्र अभिनय के परिचय के माध्यम से, कभी जो है बच्चों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करा करके आप उनको बदलाव करो शिक्षा के जो तौर तरीके हैं उसमें। उसके लिए भी हमारा क्या है, इसका उद्देश्य है, जरूरी है। लेकिन एक निगेटिव है, यहाँ पे नहीं है पूछा, इसलिए इस क्वेश्चन का निगेटिव आंसर आपको देना था, चूंकि आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन निगेटिव है। भाई
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानी को केवल इसलिए नहीं शामिल किया जाता कि बच्चे उसमें आनंद और मजा उपलब्ध कराना है। कभी भी हमारा उद्देश्य आनंद और मजा उपलब्ध कराना नहीं है। केवल आनंद और मजा उपलब्ध कराने के लिए थोड़ी शामिल किए हो भाई कविता और कहानियों को आप, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर ये अगला क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मेरे साथ आप लोग भी पढ़िएगा, शानदार तरीके से सफर को एंजॉय कीजिएगा दोस्तों, मजा कीजिए, क्योंकि ये हमारा सफर जो है बहुत ही आपके और मेरे जो है सफर साथ में चलेंगे तो मजा आएगा, एंजॉय करते हुए सीखेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और क्या करना है भाई, है ना। चलिए अगला देखते हैं 26। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा उसकी पूर्ति नहीं करता। फिर नहीं आ गया, नहीं मतलब निगेटिव, आपको ऑप्शन खोजना है, निगेटिव ऑप्शन, है ना। तो सीधा सीधा एक लाइन में ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्यावरण अध्ययन के अच्छी पाठ्यचर्या का उद्देश्य नहीं है। तो अच्छी पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या नहीं है ये आपको देना है। तो पहला, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है ना। तो यहाँ पे पाठ्यचर्या की विशेषताओं में से कौन सा नहीं है बोला है, तो विशेषता कौन सी नहीं है ना। यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है। पहला नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो कोई भी पर्यावरण अध्ययन की अच्छी जो पाठ्यचर्या होती है, अच्छा जो कैरिकुलम होगा, वो कभी भी बच्चों को शब्दावली और परिभाषाओं को रटने पर, है ना, और उसके अधिक जो है याद करने पर बल नहीं देता। लेकिन यहाँ पे बोला है बल देती है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा निगेटिव था, यहाँ पे निगेटिव प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इसका निगेटिव ही, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तो सभी के सभी आपके सही दिखाई दे रहे हैं बाकी ऑप्शन, है ना। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, शानदार प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 27 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। नलिनी कक्षा 3 के विद्यार्थियों को जानवर हमारे साथी पराक्रम नहीं है, प्रकरण होगा ना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक। नलिनी कक्षा 3 के विद्यार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी, सबसे बेस्ट कौन सा तरीका होगा यदि उसको जानवर हमारे साथी जैसे विषय को पढ़ाना है ना। तो जानवर हमारे साथी जैसे विषय को नलिनी को कक्षा 3 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, उसको पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो नलिनी इसके लिए क्या उपाय कर सकती है, सबसे बेहतर तरीका ढूंढना चाहिए। तो पहला ऑप्शन बोलता है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के लिए दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन बी नंबर बोलता है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी बोलता है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट पर बनाना। और ऑप्शन नंबर डी बोलता है जानवरों तथा उनकी प्रतियोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, है ना। ये प्रतियोगिता, यहाँ प्रतियोगिता भी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, प्रतियोगिता नहीं होगा, उपयोगिता। यहाँ पे क्या होगा इसकी, उपयोगिता, ठीक है, उपयोगिता समझिएगा उसको, प्रतियोगिता नहीं है, उपयोगिता, है ना। तो यदि हम ऑप्शन ए की बात करें, चलिए ऑप्शन ए पर आते हैं शुरू से। तो ऑप्शन ए कुछ खास प्रभावित करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चित्र को देखने के लिए कहने से ही बस उसका उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगा, हम जानवर हमारे साथी है उसका, है ना। विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट तैयार करने से भी कुछ खास प्रभावित नहीं होगा। बच्चे केवल जान पाएंगे जानवरों के बारे में, उनके बारे में गहन अध्ययन नहीं कर पाएंगे, है ना। संवेदनशीलता नहीं आ पाएगी बच्चों में, समझ का विकास नहीं होगा। विभिन्न जानवरों के चित्रों को, माफ कीजिएगा, सॉरी, है ना। तो अगला आपका ये जो है क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगला, है ना, माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था इधर उधर, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कंटिन्यू करते हैं इसको। हाँ, तो वही बोल रहा था कि इसमें जो है विभिन्न जानवरों को चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट तैयार करना। तो चार्ट तैयार कराना भी कुछ खास उद्देश्य नहीं देता हमारा, है ना। श्याम पट पर चित्र बनाने बोलना, तो चित्र बनाने बोलने से भी नहीं होगा। ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही और सटीक होगा, ऑप्शन डी, है ना। जानवरों तथा उनकी प्रतियोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, है ना। प्रतियोगिता नहीं, उपयोगिता है, सॉरी। तो जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित क्या करेंगे, फिल्म प्रदर्शित करेंगे, ताकि जान पाएंगे कि जानवर हमारे किस प्रकार से साथी है, किस प्रकार से वो हमारी मदद करते हैं। जानवर जो है विभिन्न प्रकार के चिड़िया, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार आसान बनाते हैं, उनका होना हमारे प्रकृति के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है।
ऐसे जो विषय है उनके बारे में बच्चे जान पाएंगे, समझ बना पाएंगे बात जानवरों के लिए। और जानवर हमारे साथी जैसे प्रकरण है उसका जो है यहाँ पे सटीक जो है यहाँ पे सकारात्मक रिजल्ट निकल पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करें ताकि बच्चों में समझ कौशल का विकास हो सके, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चे सीख सके, समझ सके, जानवरों से जुड़ सके उनके, और हमारे लाइफ के बारे में पूरे तरीके से जान सके, उनका हमारे लाइफ में क्या महत्व है, हमारा उनके लाइफ में होना क्यों जरूरी है, दोनों के आपसी संबंध को समझ पाएंगे, है ना। 28 नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट आपका क्वेश्चन है इस वीडियो का, पढ़िएगा मेरे साथ आप लोग भी। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे, है ना। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप चैप्टर को अंत करोगे, आपका प्रत्येक पाठ का जैसे अंत होगा, आखिरी होगा, चैप्टर का आखिरी होगा, वहां पे एक खंड डाला गया है, हमने क्या समझा। मतलब चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने क्या समझा, ये खंड बनाया गया है अलग से, हर एक पाठ के आखिर में है। आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो मिल जाएगा वहां पे। इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन किस लिए है, क्योंकि सीधा बात है, हर एक जो है पाठ को पढ़ोगे, पाठ को अंत करने के बाद एक खंड शामिल किया गया है, क्या हमने समझा, क्या हमने समझा उसके बारे में, चैप्टर के बारे में क्या समझा। तो उसको शामिल करने का क्या उद्देश्य है वही आपको बताना है। तो इसको शामिल करने से क्या यह जानने में कि शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे क्या हमने समझा, इसमें यही जानने को मिलेगा कि शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख पा रहे हैं। तो बच्चे किस प्रकार से सीख पा रहे हैं, इसको जानने में शिक्षक को मदद मिलती है। हम क्या समझे, ये हम क्या समझे जो टॉपिक यहाँ पे लास्ट में डाला गया है ना, पाठ के प्रत्येक पाठ के अंत में, तो उससे क्या पता चलता है कि शिक्षक को यह जानने में मदद मिलेगा कि बच्चा किस प्रकार से सीख पा रहा है, बच्चों में सीखने की दर क्या है, सीखने में बच्चे किस प्रकार सीख पा रहे हैं, सकारात्मक अधिगम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, बच्चों को लाभ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, इस चैप्टर को पढ़ाने से, पढ़ने से क्या बच्चे सीख पाए कि नहीं पाए, उनका ही आकलन करने के लिए क्या हम क्या समझे जैसे सुझाव यहाँ पे दिया गया है और इसको खंड में शामिल किया जाता है ना। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपका ऑप्शन कुछ खास लग नहीं रहे यहाँ पे, आपके ऑप्शन आपके हो जाएंगे रॉन्ग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मेरे साथ आप लोग भी पढ़िएगा। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व है। अनिवार्य तत्व है, यही सब तो होना चाहिए भाई। प्रयोगशीलता होना चाहिए, खोजना है, जांच पड़ताल है, प्रश्न पूछना है, ये आपके क्या अनिवार्य तत्व है पर्यावरण अध्ययन जैसे विषय के, है ना। एक शिक्षक जो है खाना, फूड और खाना चाहिए की संकल्पना को के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है ना। तो एक टीचर को जो है, एक शिक्षक को जो है खाना और खाना हमें क्यों खाना चाहिए उसके बारे में बच्चों को बताना है। तो उसके लिए कौन सी गतिविधि सबसे सकारात्मक होगी, सबसे कारगर साबित होगी, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाएगा तो कुछ खास होगा नहीं इसमें। श्याम पट पर उसे उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, जो पढ़ा रहा था उसका भोज्य पदार्थ का चित्र बनाया, कुछ खास प्रभाव डालेगा नहीं ये भी। विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है ना। ये भी व्याख्यान की तरह हो गया, पूरा व्याख्यान ही चल रहा है यहाँ पे, उदाहरण दे रहा है फिर उसका तत्व को बता रहा है। तो ये इस भोजन में कैल्शियम पाया जाता है, इसको खाने से ये मिलता है, इसको खाने से पोटेशियम मिलेगा, इसको खाने से कैल्शियम मिलेगा, इसको खाने से मैग्नीशियम मिलता है। ऐसे जो है व्याख्यान तरीका हो गया। तो व्याख्यान कुछ खास प्रभावित नहीं करेगा। तो तीनों आपके ऑप्शन कुछ खास प्रभावित नहीं करे। डी ऑप्शन जी बिल्कुल सटीक हो जाएगा। बी जी हाँ बिल्कुल सही और सटीक। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। शिक्षार्थी स्वयं से क्या करेंगे, जानकारी एकत्र करेंगे, अलग अलग सब्जी, अलग अलग खाने के बारे में और खान पान के बारे में, फिर व्यवस्थित तरीके से उनके बारे में जानकारी एकत्र करके सीखेंगे। तो सक्रिय अधिगम यहीं पे सबसे बेस्ट तरीके से होगा आपका ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि बच्चे की ज्ञानेंद्रिय, बच्चे जो है सबसे अधिक सक्रिय है, उनके जो है सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल का यहाँ पे विकास होगा। और बच्चे जो है यहाँ पे खुद के मानसिक संक्रिया करके, सामाजिक संक्रियाएं करके और अपने घर के, अपने आसपास के लोगों से प्रश्न करके, पूछ करके जानकारी एकत्र करेगा और सक्रिय अधिगम को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक। और चलिएगा आज का ये जो है हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। और आप अंत तक बने हुए, ये देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे क्लास में अंत तक बने हुए हैं। और आप लोग ही तो मेरे परिवार है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग की, ताकि मैं जो है मेरा चैनल जो है ग्रो कर सके। और आप लोग का सपोर्ट इसी प्रकार बना रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है और आशाएं हैं। तो चलिएगा 30 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण में पढ़ाते समय गीतिका टीचर का नाम है ना। तो हवा सब जगह है प्रकरण को पढ़ा रही है गीतिका जो मैडम है वो। तो
गतिविधियों को करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना बनाती है? निम्न प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? अच्छा, हवा सब जगह है, इस विषय को आपको पढ़ाना है और उसके लिए सार्थक विधि कौन सा नहीं होगा, सार्थक तरीका कौन सा नहीं है? हवा सब जगह है, उस विषय को पढ़ाने के लिए सार्थक तरीका कौन सा नहीं है? उस सार्थक तरीकों को नहीं है उसको खोजना है उसको नहीं खोजना है, नहीं है उसको खोजना है। तो पहला नंबर बोलता है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, काफी हद तक सही लग रहा है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, निगेटिव है। विशिष्ट उदाहरण से संकल्पना की व्याख्या करना, है ना, विशिष्ट उदाहरण से संकल्पना की व्याख्या करना, है ना, ये आपका ऑप्शन सटीक लग रहा है। संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना, ये भी जरूरी है ना। ऑप्शन नंबर बी कहीं ना कहीं यहाँ पे शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, हवा सब जगह है, इसके पढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना कुछ खास प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था, इसलिए इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। ये 30 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन सही लग रहे हैं काफ़ी हद तक, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने से कुछ खास प्रभावित होगा नहीं, क्योंकि हवा सब जगह है, प्रकरण को पढ़ाना है और उसका योजना बनाती है। तो प्रभावी तरीका यहाँ पे सबसे सार्थक, पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं होगा, तो सार्थक नहीं होगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। तो इस प्रकार से हमारे इस CTET 2013 के वीडियो लेक्चर का अंत यहीं पे होता है, और हमेशा एक अंत जो है एक नए शुरुआत को लेकर के आता है। तो इसी प्रकार जो है अगले वीडियो में मैं आप लोग से पुनः मुखातिब होऊंगा और अगले वीडियो में फिर से आप लोग से मिलूंगा। तब तक जो है अंत तक आप सभी जो है हमारे वीडियो के साथ बने रहें। तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल है ना, इन सोशल मीडिया हैंडल को आप जो है फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और नोटिफाई करना ना भूलें, ताकि जो है आपको समय समय पर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिएगा दोस्तों, अंत तक आप सभी हमारे साथ बने रहें, आप लोग का सपोर्ट मुझे मिलता रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में फिर से आप लोग से मिलूंगा, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ही अच्छा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ठीक है। और चलिएगा, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।